Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. The process of selecting parents and breeding them for obtaining special characteristics in the offspring is called selective breeding. सेलेक्टिव ब्रीडिंग में ऐसे दो पेरेंट्स सेलेक्ट किए जाते हैं और उनका क्रॉस का ब्रीड करवाया जाता है ताकि उनके ऑफस्प्रिंग्स मीन्स उनके जो बच्चे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स से पैदा हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक शिप है जिसके सॉफ्ट अंडर हेयर हैं और एक शिप है जिसके कोर्स हेयर है मीन्स रूखे हेयर है, तो हमको ऐसे ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स चाहिए जिनके सॉफ्ट हेयर हों, सबके सॉफ्ट हों, किसी के भी रूखे बाल ना हो, रूखी हेयर ना हो. तो हम दोनों को एक हम सॉफ्ट हेयर वाले को लेंगे, एक हम कोर्स हेयर वाले को लेंगे, दोनों को क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवाने के बाद में जो उनके ऑफस्प्रिंग्स यानी उनके बच्चे आएंगे वो सभी सॉफ्ट हेयर वाले होंगे. तो इसमें हमने क्या किया, इस प्रोसेस में हमने पेरेंट्स को सिलेक्ट किया और उनको ब्रीड करवाया है ताकि उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके बच्चे हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा हो. इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. The fleece that we get from sheep is processed to make wool and woolen clothing in the following step. जो फ्लीस हमको शिप से मिलती है उसका प्रोसेस किया जाता है वूल बनाने के लिए, वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए निम्न स्टेप्स में किया जाता है. फर्स्ट स्टेप इज शेयरिंग. रिमूवल ऑफ फ्लीस मीन्स हेयर ऑफ शिप along with the thin layer of skin. Shearing is usually done in summer months. Winter coat keeps them warm. Uppermost layer of skin is dead so it doesn't hurt sheep, just as haircut doesn't hurt us. Shearing first step है जिसमें शिप के हेयर हटाए जाते हैं उसकी थिन लेयर के साथ में. शेयरिंग हमेशा समर में की जाती है क्योंकि विंटर में ये जो हेयर है, ये फ्लीस है, उसको गर्म रखती है, उनकी बॉडी को गर्म रखती है, प्रोटेक्ट करती है ठंडी से. अपर मोस्ट लेयर डेड होती है, इसीलिए जब वो फ्लीस रिमूव की जाती है तब उनको हर्ट नहीं होता. जैसे हमारा हेयर कट किया जाता है तो हमको हर्ट होता है, नहीं होता है, उसी तरह से जब उनको फ्लीस हटाई जाती है तो उनको शिप्स को हर्ट नहीं होता. Second step is scouring. Washing of sheared skin and hair in tanks to remove grease, dust and dirt. Scouring is done in manually or in machines. It makes the fleece clean. Fleece is then dry. Scouring second step है. इसमें वॉशिंग की जाती है स्किन की टैंक्स के अंदर डाल के ताकि ग्रीस और डस्ट और डर्ट रिमूव हो जाए. स्कोरिंग मैनुअली भी की जाती है और मशीन्स में भी करते हैं और ये स्किन को फ्लीस को क्लीन कर देता है. बाद में फ्लीस को ड्राई किया जाता है. थर्ड स्टेप इज सॉर्टिंग. सेपरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, कलर्स एंड लेंथ. इट इज़ डन इन फैक्ट्रीज. थर्ड स्टेप सॉर्टिंग है. सॉर्टिंग में फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है उस टेक्सचर, कलर और लेंथ के हिसाब से और ये फैक्ट्रीज में किया जाता है. फोर्थ स्टेप इज रिमूवल ऑफ बर्स. स्मॉल फ्लफी fibers called burrs are picked out. Fibers are again scoured and dried. फोर्थ स्टेप है रिमूवल ऑफ बर्स. बर्स यानी रुएं. जो आप लोग स्वेटर पहनते हो, आप लोगों ने देखा होगा, उसके बॉल जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, उनको बोलते हैं बर्स. इनको निकाला जाता है, पिक आउट किया जाता है और फिर इसको वॉश करके फिर से ड्राई किया जाता है. फिफ्थ स्टेप इज डाइंग. नेचुरल कलर ऑफ फ्लीस इज वाइट, ब्राउन और ब्लैक.
So in this step the fibers are dyed in different colors. फ्लीस का जो नेचुरल कलर है वो वाइट, ब्राउन और ब्लैक होता है। और आप लोग ने देखा होगा स्वेटर्स हम केवल ये 3 कलर में नहीं पहनते हैं, बहुत सारे कलर में पहनते हैं। तो ये कलर कहाँ से आते हैं? ये इसमें फाइबर्स को कलर डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है। कलर डाइंग मीन्स डिफरेंट कलर करना, उसको डाइंग कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कार्डिंग। The fibers are straightened, combed by passing them through rollers. This process is called carding. नेक्स्ट स्टेप कार्डिंग है। कार्डिंग में फाइबर्स को स्ट्रेट किया जाता है और रोलर्स के थ्रू पास करके स्ट्रेट किया जाता है। इसको कार्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है स्पिनिंग। द फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टू मेक yarn by the process of spinning. A spinning frame is used for this purpose. The yarn is wound onto paper cones or spindles for easy use in weaving and knitting machines. नेक्स्ट स्टेप स्पिनिंग है। इसमें फाइबर्स को ट्विस्ट करके यार्न बनाया जाता है। स्पिनिंग के लिए फ्रेम भी यूज़ की जाती है और यार्न को वुंड किया जाता है, लपेटा जाता है पेपर कौन सा स्पिंडल्स जो आते हैं उसके ऊपर, ताकि वो इजीली वीविंग कर सकें और निटिंग कर सकें मशीन्स में। नेक्स्ट स्टेप इज़ वीविंग। yarns are knitted or woven by hand or in machines to make fabric. yarns को knit किया जाता है हैंड से या मशीन द्वारा फैब्रिक बनाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज़ knitting. Knitting using a single yarn while weaving uses 2 or more yarns. Therefore, longer woolen fiber are suitable for knitting while shorter fibers are suitable for weaving. Knitting में सिंगल यार्न यूज़ होता है, वीविंग में दो से ज़्यादा यार्न यूज़ होते हैं। इसीलिए लॉन्गर जो वूलन फाइबर है वो निटिंग के लिए सूटेबल है और ये शॉर्टर फाइबर्स जो हैं वो वीविंग के लिए सूटेबल होते हैं। Occupational hazards of woolen industries. Risk faced by workers in working in industries are called occupational hazards. Occupational disease is disease due to work or working conditions. In woolen industries, shorter job risks are sometimes they get infected by bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called Sorter's disease. Also, the small pieces of woolen fibers can cause respiratory problems and disease. इंडस्ट्री में वर्क करने की वजह से जो वर्कर्स को डिजीज़ होते हैं उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। किसी भी ऑक्यूपेशन में रहने की वजह से अगर कोई भी हैज़ार्ड्स होता है, नुकसान पहुंचता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स। और ऑक्यूपेशन की होने की वजह से डिजीज़ जो होते हैं, वर्किंग की वजह से जो डिजीज़ होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल और वर्किंग डिजीज़। वुलन इंडस्ट्रीज़ में शिप को एंथ्रैक्स डिजीज़ होता है जो उसका कॉज बैक्टीरियम होता है। शीरर्स और वूल शॉटर्स जो है शिप को हैंडल करते हैं तो उनको एंथ्रैक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए एंथ्रैक्स को शॉटर्स डिजीज़ भी कहा गया है। ह्यूमंस में अगर किसी को एंथ्रैक्स होता है तो उसको पिंपल्स होते हैं स्किन पे और लंग और इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस भी होते हैं। केमिकल और डाइस यूज़ करते हैं प्रोसेस में वूल फाइबर्स में, तो उनको एलर्जीज़ होती हैं डाइस और केमिकल्स की वजह से। स्किन में और आई में इरिटेशन होता है वर्कर्स को। फाइन वूल फाइबर्स से जो एयर में होते हैं, डस्ट में होते हैं, उनसे उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये जो डिजीज़ वर्कर्स को वूल इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने की वजह से होते हैं वो उनको ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स कहा जाता है और डिजीज़ कहा जाता है। We will discuss how silk fiber was discovered.
Silk was discovered in China and Chinese managed to keep silk a secret for over 1000 years. सिल्क सबसे पहले चाइना द्वारा डिस्कवर हुआ था और चाइनीज़ ने उसको 1000 ईयर्स तक सीक्रेट रखा था कि उन्होंने सिल्क को डिस्कवर किया है. इट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर चाइना. उससे चाइना बहुत पैसा कमा रहा था, इसीलिए वो ग्रेट सोर्स था चाइना के लिए. नो वन एक्चुअली नोज हाउ सिल्क केम आउट ऑफ चाइना. किसी को पता नहीं चला कि सिल्क का ये इन्वेंशन कैसे चाइना से बाहर आया. इन 300 AD, a Japanese expedition succeeded in taking same silkworm eggs for young Chinese girls to Japan. 300 AD में जो जापानीज़ थे वो सक्सेस पा गए अपने देश को ले जाने के लिए इसको, तो उन्होंने सिल्क एग्स को ले लिया और साथ में उन्होंने 4 चाइनीज़ गर्ल्स को भी किडनैप करके लेके गए. इन 550 AD, 2 monks from the Byzantine Empire managed to smuggle some silkworm eggs out of the country. They hid the eggs inside the bamboo walking sticks. और फिर 550 AD में 2 monks जो बाइज़ांटाइन एम्पायर के थे वो भी सिल्क वर्म को स्मगल करके लेके गए अपनी कंट्री को. उन्होंने जो एग्स थे सिल्क के उसको हाइड किया था बैम्बू वॉकिंग स्टिक्स में. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट सिल्क वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय चाइनीज़ प्रिंसेस हु हिड एग्स एंड मलबरी सीड्स इन द लाइनिंग ऑफ हर हेड ड्रेस. ऐसा भी कहा जाता है कि सिल्क इंडिया में चाइनीज़ प्रिंसेस लेके आई थी और उसने क्या किया था, अपने हेड ड्रेस के अंदर सिल्क वर्म के एग्स को छुपा दिया था और मलबरी सीड्स को भी छुपा कर लेके सबसे पहले चाइनीज़ प्रिंसेस इंडिया में लेके आई थी. सिल्क इज़ another animal fiber obtained from the silkworm. Characteristics of silk fiber. Composition. Silk is composed of 80% of fibron, which is protein in nature, and 20% of sericin. Strength. Silk has good tensile strength, which allows it to withstand great pulling pressure. Elasticity. It has an elastic fiber and may be stretched from 1/7 to 1/5 of its original length. Resilience. Silk fiber retains their shape and have moderate resistance to wrinkling. Drapability. Silk has its liability and suppleness that, aided by its elasticity and resilience, gives it excellent drapability. Heat conductivity. Silk is a protein fiber and is non-conductor of heat. It makes suitable for winter wear. सिल्क फाइबर की विशेषताएं. कंपोजिशन. इसमें 80% फेब्रॉन है और जो प्रोटीन है नेचर में और 20% सेरिसिन है. स्ट्रेंथ. इसकी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिसको हम पुल कर सकते हैं प्रेशर से तो भी वो फटेगा नहीं. इलास्टिसिटी. इसके इलास्टिक फाइबर है, कितना भी हम इसको स्ट्रेंच कर सकते हैं. 1/5 तक इस ओरिजिनल लेंथ तक इसको स्ट्रेंथ खींच सकते हैं. रिसाइलेंस. ये अपना शेप को मेंटेन करके रखता है, रिंकलिंग नहीं होती है यानी करचली नहीं पड़ती है. ड्रेपेबिलिटी. उसमें जो ड्रेपेबिलिटी यानी आसानी से हम इसको पहन सकते हैं, ऐसा कपड़ा है. हीट कंडक्टिविटी. सिल्क में जो प्रोटीन फाइबर है वो नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है
और विंटर में पहनने योग्य होता है। In this picture we can see male moth and female moth. Female moth lays hundreds of eggs on the mulberry leaf. इस पिक्चर में हम मेल मॉथ और फीमेल मॉथ देख सकते हैं। फीमेल मॉथ ही हंड्रेड्स ऑफ एग्स ले करती है मलबरी लीव्स के ऊपर।